हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष आप सभी को स्वागत करता हूं सेल्फ टर्न पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो बिहार के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि बिहार के 100% क्षेत्रफल में जो है 96% एरिया पर जो है वो ज़मीन है, मैदान वाला एरिया है। और ये मैदान वाला एरिया जो है जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। और जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होने के कारण जो है यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। और उपजाऊ होने के नाते जो है बिहार में खेती और कृषि जो है काफ़ी प्रमुख हो जाती है। तो ऐसे में बिहार के लोगों की जो आजीविका का मुख्य स्रोत है वो एग्रीकल्चर हो जाता है। और एग्रीकल्चर जो है बिहार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राजस्व के रूप में, या फिर अर्थव्यवस्था के विकास के रूप में, या फिर लोगों की जो चहुमुखी विकास है इसमें एग्रीकल्चर का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो एग्रीकल्चर से ही प्राप्त हो पाती है। तो ऐसे में एग्रीकल्चर जो टॉपिक है वो हम लोगों के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो भी बिहार में एग्जामिनेशन होते रहे हैं, जो जीके जीएस से रिलेटेड एग्जामिनेशन है, वहाँ पर देखिएगा तो एग्रीकल्चर से जोड़ करके क्वेश्चन निश्चित तौर पर आते ही रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है बिहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही साथ जो है वो हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ इसको समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए हम लोग जो है बिहार में एग्रीकल्चर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है बिहार में एग्रीकल्चर को पढ़ने के दौरान जो है एग्रीकल्चर का जो है एक परिचय हम लोग देख लेते हैं, यानी एग्रीकल्चर की हम लोग भूमिका देख लेते हैं, एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं, इंट्रो देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब हम लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इकोनॉमी को जो है सेक्टर के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड किया जाता है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर जो आता है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, जबकि उद्योग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है, और वहीं सर्विस जो है वो टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। तो अगर बिहार के एग्रीकल्चर के जो है परिचय देखा जाए तो एग्रीकल्चर जो है वो इकोनॉमी के दृष्टिकोण से कौन से क्षेत्र में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो है एग्रीकल्चर आ जाएगा, ठीक है। और बिहार में जो है एग्रीकल्चर की क्या है? प्रधानता है। प्रधानता क्यों है? क्योंकि बिहार के जो है 70% लोगों की जो आजीविका का मुख्य स्रोत जो है वो क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर हो जाएगा, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर जो है लोगों, यानी बिहार में जो है वो लोगों की एग्रीकल्चर के ऊपर जो है डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि एग्रीकल्चर कितना महत्वपूर्ण सेक्टर जो है वो बिहार में हो जाएगा, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर जो है बिहार के लिए प्रधानता रखता है। इसके अलावा देखा जाए तो बिहार के जो जीएसडीपी है इसमें जो है एग्रीकल्चर का कितना प्रतिशत का योगदान है? तो 19.9% का जो है योगदान हो जाएगा। और ये इकोनॉमिक सर्वे जो हाल ही में हुआ है, जो 2024-25 के लिए हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ये डाटा दिया गया है, ठीक है। बिहार के ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहा है। इस बार जो 70वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें जो मेन एग्जाम हुआ है उसमें भी, और जो री एग्जाम हुआ है उसमें भी, दोनों में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। जो मेन एग्जाम हुआ था उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के जीडीपी में जो है एग्रीकल्चर का योगदान कितना है, लेकिन उसमें कोई भी वित्त वर्ष का चर्चा नहीं किया गया था। जिसको लेकर जो आयोग है वो उस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। और जो भी लोग बीपीएससी के एग्जामिनेशन दिए थे उनको 1 नंबर जो है बोनस के रूप में मिला था। तो मेन एग्जाम में भी पूछा गया था, और वहीं जब री एग्जाम लिया गया था तो री एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था 2019-20 के अकॉर्डिंग। उसमें सेवा सेक्टर का पूछा था कि वर्ष 2019-20 के अकॉर्डिंग जो है वो सेवा सेक्टर का योगदान कितना हो जाएगा बिहार में। तो जीडीपी में जो है सेवा सेक्टर का योगदान जो है 60% के आसपास हो जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर का कितना हो जाएगा? 19.9% का योगदान हो जाएगा। लेकिन ये किस वर्ष के अकॉर्डिंग है तो ये ध्यान रखना है, इकोनॉमिक सर्वे जो 2024-25 हुआ है इसके अकॉर्डिंग ये आंकड़ा जो है प्रदान किया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बिहार में देखिएगा तो बिहार में जो जनसंख्या है उसका जो है 70% लगभग जो जनसंख्या है वो अपने रोजगार के लिए, अपने आजीविका के लिए किस पर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पर हो जाएगा। यानी 100% जनसंख्या में से जो है 70% जनसंख्या कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने रोजगार के लिए, अपनी आजीविका के लिए और अपने जीवन के भरण पोषण के लिए जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आगे का पॉइंट क्या है कि बिहार में जो है वो कृषि योग्य भूमि कितना है? तो 80% हो जाएगा। अगर पूरे बिहार के जमीन को हम 100% मान ले इस तरीके से, तो 100% में तो पूरे के पूरे जमीन तो खेती लायक होगा नहीं।
कुछ ज़मीन बंजर है, तो कुछ पठारी इलाका में है, तो कुछ पर्वतीय इलाका में है, तो वो सब एरिया जो है वो एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो पूरे एरिया में देखा जाए तो एग्रीकल्चर करने के लिए जो क्षेत्र है बिहार में मौजूद है वो कितना परसेंट हो जाएगा, 100% में से 80% हो जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर के लिए 80% मौजूद जरूर है, लेकिन 80% में से 80% पर खेती नहीं होता है। कुछ खेत जो है पड़ती के रूप में भी छोड़ दिया गया है, उस पर कोई भी खेती नहीं होता है। ठीक है, तो वही बात हम यहाँ पर लिखे हैं, थोड़ा सा गौर से समझिएगा कि बिहार में कृषि योग्य भूमि यानी खेती करने योग्य भूमि कितना है, 80% हो जाएगा। लेकिन 80% में से जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 56%। यानी 80% जो है वो खेत जरूर मौजूद है हमारे लिए खेती करने के लिए, लेकिन उसमें से जो है केवल 56% पर ही जो है शुद्ध रूप से देखिएगा तो खेती किया जाता है, यानी फसल उपजाने संबंधी कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे। इसके अलावा बिहार सरकार क्या किया है, तो कृषि के विकास के लिए जो है कई योजना जो है लागू किया है, क्योंकि कृषि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, किसानों के विकास करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक तो केंद्र सरकार जो है योजना लाती ही लाती है, और बिहार सरकार भी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो है कई तरह के योजना जो है वो क्रियान्वित करती है। तो बिहार सरकार के काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है कृषि रोड मैप, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृषि रोड मैप बोलते हैं। ठीक है, इस कृषि रोड मैप में क्या है, तो बिहार में जो किसान हैं, बिहार में जो खेतिहर मजदूर है, उनको विकास करने के लिए या फिर नए नए चीज़ों को इनोवेशन करने के लिए जो है ये बिहार सरकार का एक काफ़ी महत्वपूर्ण पहल हो जाएगा। ठीक है, और कृषि रोड मैप जो है वो 4 अब तक लाया गया है। कितने रोड मैप लाया गया है, 4 कृषि रोड मैप लाया गया है। रोड मैप क्या होता है कि अब जब रास्ता पे आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के क्रम में जो है किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है, उसी का खाका जब हम लोग पहले तैयार कर लेते हैं तो उसी को रोड मैप बोलते हैं। तो आखिर आने वाले समय में एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम किस तरीके का डेवलपमेंट करेंगे और किस रूप में हम आगे बढ़ेंगे, इसी को लेकर के बिहार सरकार द्वारा जो तैयार किया गया ढांचा है, इसी को कृषि रोड मैप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा तो कितने कृषि रोड मैप लाया गया है, तो अब तक जो है कुल 4 कृषि रोड मैप जो है लाया गया है। कितना लाया गया है, 4 लाया गया है। पहला कृषि रोड मैप जो है जो लाया गया था उसका टाइमिंग कब से कब हो जाएगा, तो 2007 से लेकर के 2012 तक हो जाएगा, तो 5 वर्षों के लिए 2007 से लेकर कब हो जाएगा, 2012 तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिएगा तो दूसरा जो है 2012 से लेकर के 2017 तक हो जाएगा कृषि रोड मैप। तीसरा कृषि रोड मैप का जो है टाइमिंग कब से कब हो जाएगा, तो 2017 से लेकर के 2022 तक हो जाएगा। और वही चौथा कृषि रोड मैप जो है कब लाया गया था, 2023 में, और 2023 से लेकर के 2028 तक जो है इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, और चौथा कृषि रोड मैप का जो उद्घाटन है वो भारत के राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा किया गया था, बिहार के जो एग्रीकल्चर रोड मैप है। और इसका टाइमिंग कब से कब हो जाएगा, तो वर्ष 2023 से लेकर के वर्ष 2028 तक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी जो है कौन से कृषि रोड मैप का टाइमिंग चल रहा है, तो चौथा कृषि रोड मैप का टाइमिंग चल रहा है। तो एग्जामिनेशन के लिहाज से जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि चौथे कृषि रोड मैप का जो टाइम पीरियड है वो कितना कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पर जो भी मेन पॉइंट लिखा गया है वो सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से समझे हैं। उसके बाद हम लोग क्या आते हैं कि बिहार में जो है कई तरह के फसल जो है उपजाया जाता है। ठीक है, कई तरह के फसल आपको जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो फसलों को भी क्या किया गया है कि इसका जो है बुआई का टाइमिंग अलग होता है, कटाई का टाइमिंग अलग होता है। सभी फसल का अपना अपना टाइमिंग होता है कि कौन से फसल किस समय में बोया जाएगा और कौन से फसल किस समय में काटा जाएगा। ठीक है, तो बिहार में जो है फसलों को जो डिवाइड किया गया है वो बुआई और कटाई के हिसाब से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से फसल को जो है बुआई और कटाई के हिसाब से और कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एक तरफ हम क्या किए हैं, एक तरफ हम बुआई को लिख दिए हैं और दूसरा तरफ हम क्या कर दिए हैं, कटाई को लिख दिए हैं। ठीक है, तो बुआई और कटाई के आधार पर जो है बिहार में उपजाने वाले फसलों को जो है 3 प्रकार में, कितने प्रकार में, 3 प्रकार में जो है यहाँ पे डिवाइड किया गया है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि ये 3 टाइप है, इसमें से कौन कौन से फसल को जो है शामिल किया गया है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में प्रश्न जो है यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कुछ फसल ऐसा होता है जिसका बुआई जो है जून जुलाई में किया जाता है और जिसका कटाई जो है सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। तो जिस फसल का बुआई जून जुलाई में होगा और कटाई सितंबर अक्टूबर में होगा उस फसल को बोला जाता है खरीफ फसल। क्या बोला जाता है, खरीफ फसल बोला जाता है। अभी जस्ट आपको बताए कि फसलों की जो बंटवारा किया गया है वो बुआई और कटाई के आधार पर किया गया है। तो जिस फसल की बुआई जो है जून जुलाई में होगा और जिसका कटाई जो है सितंबर अक्टूबर में होगा उस फसल को क्या बोलते हैं, खरीफ फसल के नाम से जानते हैं। अब खरीफ फसल में सबसे प्रमुख फसल जो होता है वो कौन होता है, धान होता है।
कौन सा हो जाएगा, धान हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी देखिए जून जुलाई का समय अभी चल रहा है और इसी जून जुलाई के समय में क्या हो रहा है, धान का बुआई स्टार्ट हो गया है और यही जाकर के सितंबर अक्टूबर में जो है कटाई भी इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखा जाए एग्जाम्पल के लिए कौन कौन फसल हो जाएगा, तो एक तो कौन सा हो गया, धान हो गया। धान के बाद देखिएगा तो मक्का हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा। कुछ उदाहरण आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं क्योंकि कई बार उदाहरण से जोड़कर भी प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन हो जाएगा खरीफ फसल के अंदर, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारे के सारे फसल जो है खरीफ फसल के अंदर शामिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखते हैं, तो आगे कौन सा है, तो जिस फसल का बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में किया जाएगा और जिसका कटाई जो है मार्च अप्रैल में किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है रबी फसल। ठीक है, क्या बोला जाता है, रबी फसल। रबी फसल के अंदर कौन कौन हो जाएगा, तो इसमें सबसे प्रमुख फसल जो हो जाएगा वो गेहूं हो जाएगा और गेहूं के साथ ही देखिएगा तो जौ जो है वो बुआई किया जाता है। इसके अलावा देखिएगा तो मटर हो जाएगा, चना हो जाएगा, इन सभी का जो है वो कौन से फसलों के अंदर शामिल करते हैं, तो इसको शामिल करते हैं रबी फसल के अंदर। ठीक है, मेन थोड़ा सा जो है इसके टाइमिंग को याद रखना जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखेगा तो आसानी से याद हो जाएगा। जे मतलब जून जुलाई में बुआई हुआ और सितंबर अक्टूबर में कटाई होगा। उसके बाद जैसे ही अक्टूबर आया, सितंबर अक्टूबर, तो जैसे ही अक्टूबर आया तो फिर अक्टूबर नवंबर स्टार्ट करेंगे, तो अक्टूबर नवंबर में क्या होगा, बुआई होगा और इसका कटाई कब होगा, मार्च अप्रैल में कटाई होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो फसलों का टाइप है वो कौन सा हो जाएगा, तो अगला हो जाएगा आपका जायद फसल। ठीक है, और जायद फसल का जो है बुआई कब होता है, अप्रैल, क्योंकि यहाँ टाइम कब खत्म हो रहा है, अप्रैल में खत्म हो रहा है, तो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो अप्रैल में जो है क्या होता है, बुआई होता है और कटाई कब होता है, तो जून में होता है, तो यहीं पर हम जून लिख दिए थे। ठीक है, तो जिसका बुआई अप्रैल में होगा और जिसका कटाई जून में होगा उसको क्या बोलते हैं, जायद फसल के नाम से जानते हैं। इसी को जो है गर्मा फसल के नाम से जानते हैं, इसी को मध्यवर्ती फसल के नाम से भी जानते हैं। मध्यवर्ती फसल के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि जो खरीफ फसल है और रबी फसल है इसके बीच में कुछ समय के लिए जो है थोड़ा सा टाइम पीरियड बचता है, थोड़ा सा समय बचता है, तो उसी थोड़े से समय में जो है बीच में थोड़ा सा अलग टाइप के जो है फसलों की बुआई कर ली जाती है, तो इसीलिए इसको मध्यवर्ती फसल बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच में कुछ समय के लिए बुआई होता है। ठीक है, और इस मध्यवर्ती फसल में कौन कौन आ जाएगा, जैसे तरबूज हो जाएगा, खरबूज हो जाएगा, चारा हो जाएगा। इस बार के जो 17वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जो है कौन से फसल जो है जायद फसल के अंदर शामिल हो जाएगा, और उसमें ऑप्शन में जो है चारा दिया हुआ था, तो चारा भी किस में शामिल हो जाएगा, तो ये शामिल हो जाएगा जायद फसल के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग जो है बिहार के अगर मौसम को अच्छे तरीके से समझते होंगे तो थोड़ा सा आप लोग जो है आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। आइए इसको थोड़ा समझाते हैं। देखिए कुछ समय क्या होता है, अगर थोड़ा सा हम लेके, ये गंगा का मैदान है, ठीक है, और गंगा के मैदान के आसपास में देखिएगा तो जब गंगा का पानी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बढ़ने के क्रम में क्या होता है, आसपास में जो है पानी फैल जाता है और फैलने के कारण क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। ठीक है, बाढ़ आ जाएगा इस तरीके से, और बाढ़ जैसे ही आएगा तो गंगा के आसपास के किनारे में जो है फसल का जो है बुआई नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है और बीतने के क्रम में क्या होता है कि जैसे ही ठंडा का मौसम समाप्त होता है और मार्च जैसे ही समाप्त होता है, अप्रैल का महीना जैसे ही आता है, तो ये पानी जो है पूरी तरह घट करके और केवल गंगा के पेटी में रह जाता है, यानी थोड़ा सा रह जाता है गंगा के पेटी वाला इलाका में। तो ऊपर वाला जो ये पूरे के पूरे इलाका आपको दिखाई दे रहा है, इस इलाका में पानी तो हट गया। अब जैसे ही पानी खत्म हो जाएगा तो किसान क्या करता है, इसी एरिया में जा करके देखिएगा तो क्या करता है, तरबूज, खरबूज वगैरह जो है कुछ समय के लिए लगा देता है, और जब तक बाढ़ आएगा तब तक ये तरबूज खरबूज जो है वो रेडी हो जाएगा, पूरी तरह से जो है वो तैयार हो जाएगा, और फिर बाढ़ आने से पहले इसको काट लिया जाता है और काट करके इसको बेच दिया जाता है, और बाकी फिर बाढ़ आएगा तो फिर यहाँ पर पानी जम जाएगा। तो यही जो सिलसिला है और यही जो चक्र है वो हमेशा चलते रहता है। तो कुछ समय के लिए जो बाढ़ कम हुआ और उसी समय जो फसलों की बुआई हो गई, उसी का नाम क्या हो जाएगा, जायद फसल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये अच्छे से समझे होंगे। तो उसके बाद थोड़ा सा हम लोग जो है नीचे देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख फसल जो है बिहार में है। इसको देखने से पहले जो है एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार के परिचय के अंदर देखे थे, एग्रीकल्चर के परिचय के अंदर, कि एग्रीकल्चर जो है वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक सेक्टर के अंदर आ जाएगा और बिहार जो है एग्रीकल्चर प्रधान राज्य हो जाएगा। इसके अलावा जो फाइनेंस ईयर
जो 24-25 है इसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो बिहार के जो जीएसडीपी है या फिर जीडीपी है, जीडीपी को ही जो है राज्य में जीएसडीपी बोला जाता है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें एग्रीकल्चर का योगदान कितना है, 19.9% हो जाएगा। वहीं पर बिहार में देखिएगा तो कृषि योग्य भूमि कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। और उस 80% में देखिएगा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 56% हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग देखे थे। उसके बाद देखे थे कि कृषि रोड मैप जो है कितना अब तक आया है, 4 कृषि रोड मैप आया है। पहला का टाइमिंग हो जाएगा 7 से 12, दूसरा का 12 से 17, तीसरा का हो जाएगा 17 से 22 और चौथा का हो जाएगा 2023 से लेकर के 2028। उसके बाद हम लोग देखे अभी जस्ट कि फसल को जो है बुआई और कटाई के हिसाब से बिहार में डिवाइड किया गया है 3 भागों में। तो पहला जो है जिसका बुआई जून जुलाई में होगा और कटाई सितंबर अक्टूबर में होगा, उसको क्या बोला गया है, खरीफ फसल। जिसका बुआई अक्टूबर नवंबर में होगा और कटाई मार्च अप्रैल में होगा, उसको क्या बोला गया है, तो उसको बोला गया है रबी फसल। और जिसका बुआई अप्रैल में होगा और कटाई जो है जून में होगा, उसको क्या बोला गया है, जायद फसल। ठीक है, और इसी में हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे कि खरीफ फसल के अंदर जो है वो धान आ जाएगा, रबी फसल के अंदर गेहूं आ जाएगा, वहीं जायद फसल के अंदर तरबूज, खरबूज और चारा वगैरह जो है शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक अभी जो है हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो है थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ना स्टार्ट करते हैं और आगे की चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, नीचे जो है बिहार में कुछ प्रमुख फसल है, इसको हम यहाँ पर नोट कर लिए हैं। यहाँ से भी अक्सर जो है एग्जामिनेशन में प्रश्न आते रहा है, तो ऐसे में इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो बिहार में जो है ऐसे तो फसल बहुत सारे जो है उगाए जाते हैं, लेकिन मेन जो फसल है जो बिहार के लिए काफ़ी उपयोगी हो जाएगा, उस फसलों को हम लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर बिहार में देखिएगा तो सबसे महत्वपूर्ण फसल जो होता है कौन होता है, धान यानी चावल का फसल होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण फसल देखिएगा तो कौन हो जाएगा, धान हो जाएगा। तो वही बात हम लिखे हैं कि बिहार के सबसे प्रमुख फसल कौन सा हो जाएगा, धान हो जाएगा। ठीक है, यानी बिहार में देखिएगा तो लोग सबसे अधिक जो उपभोग करता है वो चावल को ही करता है, और बिहार में सबसे अधिक सभी फसलों में देखिएगा तो चावल ही होता है। ठीक है, तो चावल बिहार का क्या हो जाएगा, प्रमुख खाद्यान्न फसल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो बिहार में जो है चावल के 3 किस्म जो है पाया जाता है। कितना किस्म, 3 किस्म हो जाएगा। एक होता है अगहनी, एक होता है गरमा और एक होता है बोर। तो याद रखिएगा बिहार में चावल के कितने किस्म पाया जाता है, 3 किस्म हो जाएगा। एक हो जाएगा अगहनी, एक हो जाएगा गरमा और एक हो जाएगा बोरो फसल हो जाएगा। ठीक है, इसमें से सबसे अधिक जो उगाया जाने वाला फसल है कौन सा हो जाएगा, अगहनी फसल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अगहनी फसल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब देखिएगा कि धान की उत्पादन जो है वो बिहार में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये होता है रोहतास जिला में। कहाँ पे होता है, रोहतास जिला में सबसे अधिक होता है। अगर थोड़ा सा मैप आप लोगों को पता हुआ तो बिहार के नीचे देखिएगा यहाँ पर तो आपको रोहतास जिला दिखाई देगा। ठीक है, तो बिहार में जो है धान के उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो रोहतास में होता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे उत्पादन पूछे चाहे उत्पादकता पूछे, दोनों में जो धान है वो रोहतास में सबसे अधिक होता है। उत्पादन में केवल मात्रा को देखा जाता है, जबकि उत्पादन में जो है कम क्षेत्रों में अधिक उत्पादन को देखा जाता है, अधिक मात्रा को देखा जाता है। ठीक है, यानी उत्पादन मतलब खाली देखा जाएगा कि कितना पैदा हुआ, और उत्पादकता के अंदर यह देखा जाता है कि 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन हुआ, यानी कम क्षेत्र में कितना ज्यादा उत्पादन हुआ, इसको क्या बोलते हैं, उत्पादकता बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा धान के मामले में जो है दोनों में या उत्पादन पूछे या उत्पादकता पूछे, दोनों में आगे कौन हो जाएगा, तो रोहतास हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, गेहूं। तो गेहूं जो हो जाएगा वो बिहार के जो है दूसरा प्रमुख फसल हो जाएगा। ठीक है, यानी धान के बाद जो है सबसे प्रमुख फसल दूसरा कौन हो जाएगा बिहार में, तो गेहूं हो जाएगा। और गेहूं के उत्पादन में देखिएगा तो सबसे आगे कौन हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 17वीं बीपीएससी में, सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि गेहूं के उत्पादन में जो है कौन से जिला अग्रगण्य है, तो कौन से जिला हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। लेकिन उत्पादन में रोहतास आगे जरूर है, लेकिन उत्पादकता के मामले में देखा जाए तो रोहतास आगे नहीं है गेहूं के मामले में। इसमें कौन हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बेगूसराय। कौन सा हो जाएगा, बेगूसराय। ये सारा के सारा आंकड़ा जो है आपको बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। जब जब इकोनॉमिक सर्वे आता है तब तो कुछ कुछ अंतर दिखाई देता है, लेकिन ये सारा आंकड़ा जो बता रहा है वो आपको जो फाइनेंस ईयर 2024-25 है उसके अकॉर्डिंग बता रहा है, यानी ये करेंट का आंकड़ा आप लोगों को बता रहा है। तो याद रखिएगा जो भी एग्जामिनेशन अभी आएगा हाल ही फिलहाल में, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो धान के मामले में जो है उत्पादन या फिर उत्पादकता में दोनों में रोहतास आगे हो जाएगा। गेहूं में उत्पादन में रोहतास आगे है, जबकि उत्पादकता में कौन, बेगूसराय जो है यहाँ पर आगे हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। उसके बाद देखते हैं कौन सा, मक्का।
तो मक्का में देखा जाए तो मक्का के उत्पादन में सबसे आगे कौन हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। और वही उत्पादकता में कौन हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे रटना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है फैक्ट्स है, तो फैक्ट्स में जो है ज्यादा समझाया नहीं जा सकता है, ज्यादातर आपको दिमाग में मेमोराइज ही करने की आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मक्का में कौन हो जाएगा, पूर्णिया, और कौन सा हो जाएगा, किशनगंज जिला जो है अग्रगण्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए दलहन यानी दाल के उत्पादन में, तो दाल के उत्पादन में जो है सबसे आगे जो जिला है कौन सा हो जाएगा, पटना जिला हो जाएगा। और पटना जिला में देखिएगा तो टाल वाला क्षेत्र पड़ता है। टाल वास्तव में देखिएगा तो एक अ, भौगोलिक संरचना होता है, जो खास करके जो बालू वाला इलाका होता है, मूल रूप से देखिएगा तो उसी को टाल क्षेत्र बोला जाता है। तो अगर गंगा के जो है समानांतर देखिएगा दक्षिण वाला एरिया में, गंगा के समय गंगा नदी हो गया, और इसी के समानांतर दक्षिण वाला एरिया में देखिएगा तो यहाँ पर टाल क्षेत्र आपको दिखाई देगा। ठीक है, मोकामा टाल क्षेत्र। तो इसी टाल क्षेत्र में क्या होता है, तो बिहार में जो है खास करके पटना जिला में जो है दलहन का उत्पादन जो है काफी ज्यादा होता है। तो ये प्रश्न अगर आएगा तो ध्यान रखना है कि दलहन के उत्पादन में सबसे आगे कौन हो जाएगा, पटना, और पटना में कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो बरहिया और मोकामा के जो टाल क्षेत्र है ये वाला एरिया हो जाएगा। उसके बाद गन्ना के मामले में देखा जाए यानी ईख के मामले में, तो उत्पादन में सबसे आगे कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, और उत्पादकता में कौन हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा। ठीक है, मखाना, मखाना जो है अभी काफी चर्चा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार में चर्चा में किस लिए है, क्योंकि बिहार जो केंद्र सरकार है वो क्या किया है, बिहार में जो है मखाना को प्रोत्साहित करने के लिए मखाना बोर्ड गठित करने की जो है ऐलान किया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए मखाना जो है वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। 17वीं बीपीएससी का जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि मखाना उत्पादन के लिए किस तरह के जलवायु की आवश्यकता होती है, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, अभी बहुत चर्चा का विषय जो है बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मखाना के उत्पादन में जो है सबसे आगे कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथिलांचल का क्षेत्र, और मिथिलांचल में कौन हो जाएगा, मधुबनी। और 17वीं बीपीएससी की ये पीटी का क्वेश्चन है, एकदम ध्यान रखिएगा। आप लोग समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ से 4-4, 5-5 क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ तक कि पीटी के साथ साथ मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है बिहार के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। अभी ही आपको बता दी है कि 3-4 क्वेश्चन तो यहीं से आया हुआ है, अभी और आगे देखिएगा 1-2 क्वेश्चन और मिल जाएगा जो बीपीएससी के 17वीं में एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मखाना के उत्पादन जो है बिहार में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो मधुबनी में होता है, और मिथिलांचल का क्षेत्र ऊपर में देखिएगा तो यही वाला मिथिलांचल का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, तो इसी एरिया में देखिएगा तो मधुबनी में जो है मखाना का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, उसके बाद चाय के मामले में देखा जाए तो चाय के उत्पादन में हो जाएगा किशनगंज, तो यहाँ पर एक जिला है किशनगंज, क्योंकि इसी के आगे जाइएगा तो यहाँ पर आपको असम दिखाई देगा, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आसाम दिखाई देगा। तो अब बताइए असम में जो है वो क्या होता है, चाय का उत्पादन ज्यादा होता है। तो चाय के उत्पादन करने की विधि अगर सीखना होगा तो सबसे अधिक जो है बिहार के किस दिशा के लोग सीखेगा, बिहार के पूर्वी दिशा के लोग सीखेगा, क्योंकि पूरब का क्षेत्र जो है असम से बहुत नजदीक है, पश्चिम का क्षेत्र जो है असम से बहुत दूर है, तो उसको सीखने में टाइम लगेगा। जो लोग नजदीक होता है किसी भी कल्चर के या फिर किसी भी एरिया के, वो चीजें वो जल्दी एडॉप्ट कर लेता है। तो एक लॉजिकल रूप में भी देखिएगा तो किशनगंज जो है वो सबसे नजदीक हो जाएगा पश्चिम बंगाल और असम से, तो चाय का उत्पादन भी कहाँ पे हो जाएगा, किशनगंज में जो है सर्वाधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। इसके अलावा देखिएगा किशनगंज के बाद तो जूट के उत्पादन में, तो जूट के उत्पादन में जो है पूर्णिया जो है सबसे आगे हो जाएगा। ठीक है, जूट क्या होता है, तो वही जिसको पटुआ पटसन बोलते हैं, आप लोग देखते ही होंगे। तो ये जूट क्या होता है, एक तो हम लोग जो है वो कल्चरल तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा क्या है कि जूट का बोरा भी बनता है जिसको चट्टी वाला बोरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब बोरा वगैरह बनाने में जो है जूट का इस्तेमाल होता है छाल के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें सबसे आगे कौन हो जाएगा, पूर्णिया। वहीं भारत में देखा जाए तो सबसे आगे कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत जो है जूट के उत्पादन में सबसे आगे हो जाएगा। पहले बांग्लादेश था, लेकिन बांग्लादेश अब पिछड़ गया है, अब भारत जो है इसमें आगे निकल गया है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद लीची में देखा जाए तो लीची के मामले में जो है सबसे आगे कौन हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। और यहाँ से 17वीं बीपीएससी में 2-2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन नहीं, लीची से जोड़ करके 2-2 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बिहार में सबसे अधिक जो है किस जिला में लीची का उत्पादन होता है, तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पूरे भारत में जो है 71% से अधिक का योगदान कौन से फसल का है बिहार के लिए,
तो उसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें लीची दिया गया था। यानी पूरे भारत में जितना लीची का उत्पादन होता है ना, उसका 71% अकेले जो है बिहार करता है। तो 2-2 क्वेश्चन एक ही एग्जाम में लीची से जोड़ करके आया हुआ था 17वीं बीपीएससी में, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप 8-10 क्वेश्चन तो आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएगा, एग्रीकल्चर से ही जोड़ करके, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा। उसके बाद कुछ बात और हम लिखे हैं नीचे में, सिंचाई के साधन बिहार में कौन कौन से है। तो आप लोग जानते ही है कि बिहार में जो है वो फसल जो है 12 महीना होता है। तो 12 महीना जो है पानी की उपलब्धता नहीं रहती है। केवल जब बरसात होता है, जब मानसून का समय होता है, उस समय ही बारिश होता है और उस समय ही जो जल है वो प्राकृतिक रूप से खेतों को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जिस समय जो है वो बरसात के मौसम नहीं रहता है, उस समय भी खेतों को जो है पानी की आवश्यकता होती है। वैसी परिस्थिति में आर्टिफिशियल रूप से जो है खेतों तक पानी पहुँचाया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। तो बिहार में सिंचाई के कौन कौन से माध्यम है, कौन कौन से साधन, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार में सबसे अधिक जो सिंचाई होता है वो बोरिंग के माध्यम से होता है, और उसी बोरिंग को क्या बोलते हैं, बोरिंग को ही बोला जाता है नलकूप। क्या बोला जाता है, नलकूप। तो सिंचाई करने के कई साधनों में देखा जाए तो सबसे अधिक बिहार में सिंचाई किसके माध्यम से होता है, नलकूप के माध्यम से होता है। उसके बाद दूसरा सबसे अधिक सिंचाई किसके माध्यम से होता है, नहर के माध्यम से होता है। नलकूप में क्या होता है, डायरेक्ट जमीन के नीचे पाइप डाल दिया जाता है और वहां से पानी जो है वो मशीनरी के माध्यम से निकाला जाता है। वहीं नहर में क्या होता है कि भाई उस नहर के किनारे जो है कोई मशीन लगा दीजिए और वहां से जो है पानी खींच करके ले जाइए और सिंचाई कीजिए। तो सबसे अधिक और सबसे बड़ा जो है बिहार में सिंचाई का साधन क्या हो जाएगा, नलकूप। दूसरा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा नहर। और तीसरा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। याद रखिए कौन सा हो जाएगा, नदी हो जाएगा। लेकिन दक्षिण बिहार के क्षेत्र में देखिएगा तो दक्षिण बिहार का एरिया पठार वाला इलाका है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंचाई के बहुत ज्यादा साधन विद्यमान नहीं है। दक्षिण बिहार में सिंचाई का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन प्रचलित है, जहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है। इस साधन को बोलते हैं आहर पाइन। आहर पाइन, ठीक है। आहर मतलब क्या होता है कि एक इस तरीके से समझिए तालाब होगा। इस तालाब में पानी को स्टोर किया जाएगा और यहाँ से जो है इस तरीके से छोटा छोटा नाला ऐसे निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और इसी नाला के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। तो इस तालाब का नाम हो गया आहर, और ये छोटा छोटा जो नाला आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पाइन, ठीक है। तो दक्षिण बिहार के क्षेत्र में जो है सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन पूछेगा या फिर प्रचलित साधन पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, आहर पाइन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न आया भी हुआ है, तो इसीलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग 1-2 बार इसको रिवाइज कीजिएगा और एग्जाम में जाकर के बैठिएगा तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ से काफ़ी फायदा मिलेगा और आपके तैयारी भी जो है काफ़ी धीरे धीरे करके सुदृढ़ होता चला जाएगा, ठीक है। तो अंतिम रूप से सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा भी यहाँ से लाभ आप लोगों को मिला हो तो निश्चित तौर पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी मनोबल जो है और ज़्यादा बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है बना पाए। तो सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।